हम्म। संजय भाई, नमस्कार, वेलकम। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया ही कह सकते हो क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा यूनिक समस्या आ गया है कोरोना की। अभी क्या किया जाए, तो कैसे अच्छा, कैसे जो भी एंजॉय लोग करने का। अभी देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा संजय भाई का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। संजय भाई मुंबई में हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं और बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा है, एक अहम डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं साउंड डिपार्टमेंट। तो ये साउंड इंजीनियर हैं। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता से इन्होंने मतलब साउंड इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली है और बॉलीवुड के बहुत से फिल्मों में इन्होंने साउंड डिजाइनिंग किया हुआ है। और इसका लिस्टिंग आप आईएमडीबी प्रोफाइल में जब जाएंगे तो संजय जी के बारे में आपको सारा चीज पता चलेगा। और मेरे कम से कम 10-15 साल से मित्र हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इनको। और आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि क्वारंटाइन में हम सारे लोग हैं और संजय जी फ्री हैं, तो इनका जो एक्सपीरियंस है हम कुछ शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहा इनका अनुभव, क्या होता है साउंड डिजाइनिंग। क्योंकि बहुत लोगों को केवल एक्टर एक्ट्रेस के सिवाय कुछ डिपार्टमेंट पता ही नहीं होता जी है कि नहीं जी संजय भाई? जी 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 जी, बहुत सही कहा आपने। तो अभी आप मुंबई में है संजय भाई? जी, इस समय मुंबई में हूँ, इस समय घर पे हूँ। और मतलब अभी बहुत अच्छा समय मिल रहा होगा फैमिली के साथ आपको बिताने का। यस यस, क्योंकि बहुत ही ऐसा कम मौका मिलता है, क्योंकि जब हम सिंग साउंड करते हैं तो हमारा ट्रैवलिंग बहुत सारा रहता है। ओके। तो बट अच्छा, ये एक बात बताइए संजय भाई, जब बॉलीवुड में जब भी लोग फिल्म की बात सोचते हैं या कोई भी सोचता है तो सबसे पहले हीरो बनने की कोशिश करता है, या मतलब अगर फीमेल हो तो हीरोइन बनने की कोशिश करते हैं। तो आपका हाँ, दिमाग कैसे आया कि मैं साउंड की तरफ जाऊं? एक्चुअली सच बताया जाए तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। हम जहाँ से पले बढ़े हैं, जिस एरिया से आते हैं, वहाँ पे हम लोग कैरियर सबसे लेट डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। सबसे लेट डिसाइड करते हैं, पहले मास्टर डिग्री कर लेते हैं। ठीक है। तो तो हमारा आपने पहले मास्टर डिग्री बेसिक। खत्म किया? हाँ, तो मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से काठमांडू से मैंने मास्टर डिग्री की हुई है। तो हमारे लिए उस समय एक पहला टारगेट होता है कि कैसे कैसे हम ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, पहला टारगेट है। हम कैरियर सोच नहीं पाते। मुझे लगता है कि जो सिटीज में रहते होंगे या जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, हम तो बहुत ही विलेज से आए हुए लोग हैं, तो हमारे लिए कैरियर इतना सोच नहीं पाते, इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने ड्रीम्स को लेके या अपने टेस्ट को लेके। तो हमारा हम कैरियर का गोल थोड़ा लेट सेट करते हैं। ओके। तो जब एमएससी कर रहे थे उस समय आइडिया होता था थोड़ा थोड़ा कि फिल्मों की पढ़ाई होती है, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में आइडिया था। तो जब एमएससी कर रहे थे, वैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटीज था कि ये जाके पढ़ा जाए, फिल्म की पढ़ाई किया जाए, साउंड डिजाइन की पढ़ाई किया जाए। ओके। ऐसा कोई बहुत प्री प्लान नहीं था मेरा या मेरे फैमिली में से, क्योंकि मैं भी नॉर्मल जॉब किया था। इवन मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई किया हुआ था वाह। नेपाल में। मेरा फिजिकल मेडिकल भी पास कर लिया था। तो बट मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं थोड़ा हायर स्टडीज करूं, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बच्चा था, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा पढूं। तो ये एक दूसरा पढ़ाई, मास्टर डिग्री के बाद मैं सोचा कि एक और पढ़ने का मौका है, फिल्म है, एक नया सब्जेक्ट है। मेरी फैमिली में लोग टीचर हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, तो ये एक अलग फील्ड है, एक्सप्लोर किया जा सकता है कि ये सिनेमा क्या है। तो उस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में मैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में आया। ओके। तो ये तो आपको सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे मिला? एडमिशन इसके प्रोसेस है, इसके ऑनलाइन वैकेंसीज निकलते थे एम्बेसीज वगैरह में। जैसे हमने काठमांडू से अप्लाई किया होता है स्कॉलरशिप के थ्रू। तो वहाँ पे आपको जाके एम्बेसीज में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, आप जाके चेक कर सकता है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। और वो आप ओके। वहाँ से पोस्ट के थ्रू, वो लोग आप एग्ज़ाम दीजिए, आप वहाँ से एग्जामिनेशन पास कीजिए, फिर आपके आके इंस्टीट्यूट आपकी इंटरव्यूज़ लेती है, प्रॉपर सिलेक्शन करती है, फिर आप इनरोल हो सकते हैं जो भी सब्जेक्ट में आपको जाना चाहता है। मीन्स आपने कंपटीशन क्लियर किया और फिर एसआरएफटीआई में आए? जी जी जी। और इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रेजुएट होना है, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, एस आर एफ टी आई और एफ टी आई कहीं पे भी। और स्पेशली साउंड डिज़ाइन के लिए आपको फिजिक्स चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके। ये हमारे टाइम में था, शायद अभी हो सकता है प्लस टू किया हो। बहुत लोग पता नहीं है कि भाई फिल्म के लिए पढ़ना पड़ता है। जैसे हम्म, संजय भाई ने कहा कि साउंड डिजाइनिंग के लिए फिजिक्स कंपलसरी है। तो ऐसा जी मत सोचिए कि भाई की पढ़ाई की जरूरत नहीं होती।
तो फिजिक्स एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है साइंस में, जी जी साउंड के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। और मिनिमम ग्रेजुएशन तो चाहिए भी, कोई भी सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट वो आना चाहे मिनिमम ग्रेजुएशन एक अचीव करें, मिनिमम ग्रेजुएट करें, हड़बड़ी ना करें लाइफ में। क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हो जाते हो, फिल्म के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा एक एज चाहिए, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और भी सब्जेक्ट्स के अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप मिनिमम ग्रेजुएट रहें तो अच्छा है, आपके लिए तो हेल्प आप होता जब है। एफटीआई पहुंचे और जब हम्म, आपकी ट्रेनिंग साउंड को लेकर शुरू हुई, तो हम्म। आपका परसेप्शन जो था साउंड को लेके या फिल्म को लेके क्या क्या टूटता गया धीरे धीरे? एक्चुअली फिल्म जहाँ से हम लोग आते हैं खाली कमर्शियल फिल्में देखते थे, हमारा वर्ल्ड सिनेमा का कुछ एक्सपोजर होता भी नहीं है, उस तरह के टेस्ट भी नहीं थे। तो वही गोविंदा के फिल्में, बच्चन साहब की फिल्में, यही सब हमारे आइडल हुआ करते थे। जो हिट फिल्में होती थी, जो पॉपुलर फिल्में होती थी, वही देखते थे ज्यादातर हमारा। क्योंकि उस तरह का मसाला फिल्म। हाँ, क्योंकि अर्ली 2000 मुझे नहीं लग रहा था कि इंटरनेट वगैरह कुछ बहुत सारे उतना कर पा रहे थे, तो हमारे एक्सपोजर नहीं हुआ करते थे। तो जब आप फिल्म स्कूल में आते हो, एक ऐसे ऐसे दुनिया कह सकते हो, ये एक अलग इंस्टीट्यूट लगा, क्योंकि हम लोग इस तरह के इंस्टीट्यूट में कभी पढ़े नहीं है। क्योंकि आपको फिल्म दिखाया जा रहा है, फिल्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मतलब फिल्म आपको पर डे इवनिंग में 6 to 9 फिल्म देखना ही देखना है, कंपलसरी है, उसमें अटेंडेंस होते थे। लाइब्रेरीज हैं जो वर्ल्ड सिनेमा से भरे पड़े हैं, ऑडियोज हैं, म्यूजिक्स हैं, तो आपके अलग अलग सेक्शंस हैं। तो एक अलग सा माहौल लगा, जो हम लोग उस तरह के माहौल को इमेजिन भी नहीं किया हुआ था, और कुछ गेस भी नहीं था। बट इतना अच्छा सिलेबस है, इतने अच्छे कोर्स हैं कि आपकी फाउंडेशन एकदम बिगिनिंग से, कोई भी आए जो रैंडम फील्ड से आए, जैसे हम लोग, मैं एमएससी मैथमेटिक्स में हूँ, तो हमें कुछ फिल्म के बारे में, उसके टेक्निकल सीन के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन सिलेबस इतने अच्छे हैं कि आपका शेपिंग बहुत अच्छा होता है। टीचर्स इतने अच्छे हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इसके पास्ट को कुछ नहीं जानते हो। ओके। नहीं भी जानते ओके। हो आप इसके टेक्निकलिटीज को, तो सिलेबस ऐसे हैं कि आप उसको ग्रास्प कर सकते हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं आएगी। किए हुए हैं कि मीन्स आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है वहां पे। जी जी जी। और ये मुझे कितने लगता है, साल का एसआरएफटीआई में संजय भाई? ये 3 साल का कोर्स है ऑफिशियली, बट हम्म। ये 3.5 साल 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने स्ट्रक्चर्स हैं फिल्म मेकिंग के। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, मेजन सीन्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, एड्स करते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं। तो हम फिल्म को, हमारा जो सिलेबस है, एक फिल्म को, कंप्लीट फिल्म को एक छोटे छोटे सेक्शन में उसको सेमेस्टर वाइज डिवीजन करके एक्सप्लोर करते हैं। जैसे एक आपको ड्रामा शूट जब करना है। जब जब एफटीआई में गुजार रहे थे, आप मास्टर कर चुके थे, तो हम्म, पेशेंस लेवल कैसा था? क्योंकि बहुत लोग होता है ना कि मतलब या मतलब मास्टर्ड कर लिया, अब तो पैसा कमाने का समय है, अब फिर से हम क्लास कर रहे हैं, उसके बाद भी स्कोप क्या है पता नहीं है, तो क्या क्या एक्चुअली फील क्या? बहुत बहुत सही क्वेश्चन पूछा, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में, जैसे हम लोग कोई भी अभी के जनरेशन बच्चे शायद सोचते होंगे कि यही कोर्स है, आप 4 साल क्यों दे रहे हो, यही पढ़ाई तो 1.5 साल में हो सकती है, 6 महीने में हो सकती है, 1 साल में हो सकती है। बट ये ऐसा नहीं है। अभी अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे अभी लगता है कि 1 1.5 साल और 2 साल स्पेंड किए होते हैं इंस्टीट्यूट में। उससे फायदा ये है कि इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट, वर्ल्ड सिनेमा इतना वास्ट है कि आप फिल्में उतना नहीं देख पाओगे, लाइब्रेरी को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट भी हैं, आपके थ्योरी क्लासेज हैं, प्रैक्टिकल क्लासेज हैं, प्लस लाइब्रेरीज हैं, प्लस वर्ल्ड सिनेमा सेक्शंस हैं। तो आप, मुझे लगता है 3 साल भी इतने कम्पैक्ट गुजरते हैं। तो आपको अपना खुद का इंडिविजुअलिटी डेवलप करने के लिए भी आपको समय चाहिए। तो वो एक, बोला जाए कि बहुत ही टाइट, वो भी मुझे लगता है टाइट पड़ जाता है, राइट। लेकिन एक है कि जब आप इंस्टीट्यूट में होते हो तो आप वहां पे सिर्फ एनालाइज कर पाते हो, रियलाइज करने के लिए कुछ समय चाहिए, है ना, एग्जैक्टली कि आप उसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि जैसे आप कोई भी फिल्म आप देखते हो, जैसे मैं अगर पर्सनल मेरे नेचर में पूछोगे तो मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे 1 2 घंटा चुप रहता हूँ। पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे, कोई भी फिल्म देखा मैं, तो 1 1.5 घंटा मैं चाय पीता हूँ, आई 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 मीन थॉट प्रोसेस। तो वो उसको मैं थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सोचते हुए, बैठते हुए। तो एक पर्सनल टेंडेंसी है मेरा। तो मुझे लगता है कि ये, जैसे आप कोई पढ़े, कोई प्रैक्टिकल किए, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किए, या कुछ भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो सिलेबस में रहते हैं, तो उसको आपको इंडिविजुअलाइज करने के लिए मौका चाहिए, उसको हो। री राइट। इन्वेंट करने के लिए मौका चाहिए। कि आपने, मुझे सपोज दैट हमारे एक्टिंग के वर्कशॉप हुए,
तो उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको समय चाहिए। राइट। इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअल एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, कि जैसे हमने गोदार्थ का फिल्म दिखा दिया तो वो आप ऐसे देख के उसको आपको अंदर नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे, तो उसके लिए आपको प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम है वो। प्रोसेस तो डेफिनेटली चाहिए। जी जी। जब आपने SRFTI कंप्लीट किया तो आपका पहला स्टेप बॉम्बे आने के लिए क्या था संजय भाई? एक्चुअली हमारे जो SRFTI के जो सिलेबस हैं उसमें हमारे हर मॉड्यूल में, हर सेमेस्टर्स में ऑलमोस्ट वर्कशॉप होते हैं। ओके। वर्कशॉप से हमारे लिए फ़ायदा क्या होता है कि इंडस्ट्री के नोन लोग आते हैं, ओके। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग आते हैं। ओके। तो हमारा वर्कशॉप था सिंग साउंड का, हमारा सॉन्ग साउंड डिज़ाइन का है, हमारा सॉन्ग का है, हमारा डॉक्यूमेंट्रीज का है, बहुत सारे वर्कशॉप हैं, हर सेमेस्टर के लिए वर्कशॉप हैं। तो हमारे सिंग साउंड के वर्कशॉप में नकुल कामटे साहब आए हुए थे, जो ओके। लगान के साउंड डिजाइनर हैं वो, और वो इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट सिंग साउंड इंजीनियर है जिन्होंने लगान जैसी कमर्शियल फिल्मों में सिंग साउंड वो लोग किया। हम्म। तो उस समय बहुत हिट हुई थी, पहली बार सिंग साउंड इंडिया में बॉलीवुड में स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग बहुत ही चाहते थे कि उनको बुलाया जाए वर्कशॉप के लिए। ओके। तो उनको बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था, उनके बहुत सारे उस समय लक्ष्य का शूटिंग चल रहा था, रंग दे बसंती का कुछ चल रहा था, तो उनको बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग वेट करके, बल्कि हम थोड़ा सा लेट डिले करके वर्कशॉप को उनको बुलाया जाए, क्योंकि सिंग साउंड सीखना है, क्योंकि दिस इज न्यू टू द इंडस्ट्री, और हम ऐसे टाइम में पास हो रहे हैं जहाँ पे मतलब हमें ये सब फेस करने का मौका मिलेगा, तो सीखना चाहिए। तो वो आए थे हमारे। जहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो रहा था, जी है ना? जी जी। सारी चीजें हो रही थी, मीन्स एनालॉग खत्म हो रहा था, डिजिटल एग्जैक्टली फॉर्मेट आ रहा था। एग्जैक्टली। इवन हम लोग उस समय हमारा इंस्टीट्यूट हाईली डिजिटलाइज नहीं था उस समय, मतलब हो रहा था बट उतने इक्विप्ड नहीं थे। तो हमने ओके। उनको बुलाया वर्कशॉप के लिए, तो एक हफ्ते का वर्कशॉप था सिंग साउंड को लेके। तो हम उनके साथ मतलब घूमते हैं, खाते हैं, सीखते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा सा एक हफ्ता टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो हमारे लिए पहला इंट्रोडक्शन होता है कि कोई इंडस्ट्री का साउंड का बंदा आके हमारे साथ इंटरेक्शन करता है। तो फिर पास आउट होने के बाद मैंने उनको अप्रोच किया कि सर, आई वांट टू असिस्ट यू बिकॉज आई लाइक योर वर्क, आई हैव सीन योर पास्ट वर्क, तो मैं चाहता हूँ कि आपका एज असिस्टेंट स्टार्ट करूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक फिल्म थी, रीमा कागती की वो पहली फिल्म थी। कागती की वो पहली फिल्म, तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एज अ साउंड असिस्टेंट इन बॉलीवुड। राइट। राइट। हम्म। ओके। हम्म। तो ये मेरा एक बेसिकली एंट्री वहां से मिला। तो ओके। वो मेरी फिल्म थी। उसके बाद मैंने सेकंड फिल्म तारे जमीन पे किया उन्हीं के साथ, फिर ओम शांति ओम उन्हीं के साथ किया, दिल्ली 6 किया, द विस्परर करके किया, लॉयंस ऑफ पंजाब, बहुत सारे फिल्में उनके साथ एज अ चीफ असिस्टेंट, एज अ सिंग साउंड असिस्टेंट, एज अ साउंड डिजाइन असिस्टेंट, मतलब काफ़ी फिल्में उनके साथ किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उनकी ओके। पर्सनालिटी, उनके एस्थेटिक्स, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द टॉप, स्टिल आई से इज़ वन ऑफ द टॉप एंड लीडिंग साउंड डिजाइनर इन बॉलीवुड भी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर जी। आपको बहुत जो भी ऑडियंस अभी आपको देख रही है और उनको पता नहीं है साउंड डिजाइनिंग क्या होता है, और हम्म। उनको सिर्फ पता होता है कि भाई लाइट कैमरा और हम्म। मतलब ये साउंड का जो वो फॉर्मेट है, जी। उसमें से उनको हीरो हीरोइन दिखते हैं, तो अगर आपको समझाना हो कि व्हाट इज साउंड डिजाइनिंग, तो हम्म। बहुत ही शॉर्टकट में अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? हाँ, तो देखिए, जैसे साउंड डिजाइन, हमारे पहली बात तो फिल्म दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक ऑडियो और वीडियो का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें वीडियो अपना रोल प्ले करता है, ऑडियो अपना रोल प्ले करता है। तो ऑडियो का टोटल जिम्मेदारी जितना हम फिल्मों में सुनते हैं, एक लेमैन की तरह से बोला जाए तो वो एक साउंड डिजाइनर के थ्रू, साउंड इंजीनियर के थ्रू या साउंड टेक्नीशियन के थ्रू हैंडल किया जाता है वो पार्ट। ओके। साउंड डिजाइन के दो सेक्टर्स हैं, एक शूटिंग पार्ट है और एक पोस्ट प्रोडक्शन है। शूटिंग पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, जितने भी एक्टर का परफॉर्मेंस है, जो भी आप स्क्रिप्ट लिखता है, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी फिल्म मेकर जो कहानी लिखती है, उसमें जो भी डायलॉग्स पोर्शन होते हैं, वो हम चाहते हैं कि इसका डबिंग ना करना पड़े। तो शूटिंग के दौरान हम उसको नीट एंड क्लीन अच्छे से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द सिंग साउंड, कि जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है उसको हम लाइवली कैप्चर करें, बाद में आके वो स्टूडियो में उसको हमें डबिंग ना करना पड़े। तो वो साउंड डिजाइन का पहला स्टेप है, दैट इज द सिंग साउंड। वो एक काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड जॉब है। उसमें भी एक एक्सपर्टी चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ टेम्परामेंट चाहिए, डिफरेंट अप्रोच चाहिए। तो वो एक बहुत अहम पार्ट है। जैसे मेरी फिल्म अभी केसरी, मैंने सिंग साउंड किया हुआ है।
मेरी प्रस्थानम है, या मैं नकुल कामटे साहब लगान में पहली बार वो सिंग साउंड लेके आए हुए थे। तो उससे क्या होता है कि एक फिल्म की मेकिंग में एक बहुत इन्हांसमेंट होता है आपकी स्टोरी टेलिंग में। पहले क्या होता था कि जब एक्टर डायलॉग बोल के चले जाते थे, फिर आप उनको स्टूडियो में बुलाते हो डबिंग के लिए, आफ्टर एडिट तो आपको 6 महीने चले जाते हैं, या पैच में शूट करते हो तो फिल्में 1 साल रह जाती हैं, फिर वो डबिंग के लिए आती हैं। तो उस समय हम्म। एक्टर एक दो फिल्म कर लिया होता है, तो उसको कैरेक्टर्स याद नहीं रहते, वो इमोशन याद नहीं रहते हैं, वो स्टोरी का कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है। तो डबिंग सबसे फेक लगते थे जब आप थिएटर्स में देखते थे या बाद में देखते थे, तो फेक लगता था। या अभी टेम्परामेंट नहीं है उस तरह के एक्टर्स में कि आप प्रॉपर डिसिप्लिन में आए, होमवर्क करके आए, फिर से डबिंग स्टार्ट होने से पूरे फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ें, फिल्म एक दो बार देखें। आप स्टूडियो में आए तो आप थोड़ा सा पेशेंसली आए कि आपके पास 2-4 घंटे टाइम हो, आपको खत्म करने के अप्रोच से ना आए। अगेन बेसिकली इट्स रिक्रिएटिंग द होल परफॉर्मेंस, दैट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली इन फिल्म मेकिंग। जिन लोगों का मुझे लगता है डबिंग में परफॉर्मेंस अच्छा दिखा है, वो इस सदी के महान नायक ही रहे हैं कि डबिंग एक्चुअली करना। और बहुत मतलब सही। मतलब मैं खुद एक्टर हूं, तो मुझे हमेशा डर लगता है डबिंग से, कि मुझे क्या लगता है कि यार मैंने वो जो इमोशन क्रिएट किया उसको रिक्रिएट करना मीन्स वो, या तो मिमिक्री करूंगा मैं अगर dubbing, और करेक्ट। वो ओरिजिनल परफॉर्मेंस विद साउंड मीन्स जिन जिन लोगों ने किया है, मतलब उनके लिए तो मतलब क्लैप बहुत जरूरी है कि जो एक्चुअली 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 क्लैप ही बात है। प्लस वो मुझे जो रियलाइज हुआ इतने सालों में काम करते हुए कि डबिंग इज अ वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ द एक्टिंग, एडवांस फॉर्म ऑफ द एक्टिंग। मतलब जो एक्टर हैं उनको अगर डबिंग अच्छे से आता है, मतलब दे आर द वेरी एडवांस्ड एक्टर। उसके लिए एक अलग टेम्परामेंट का जरूरत है, उसके लिए आपको एक अलग बॉडी लैंग्वेज की जरूरत है। तो डबिंग एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। डबिंग में लोग परफॉर्मेंस इनहांस करते भी थे, सिंग साउंड से भी लोग इनहांस करते हैं, बट वो वही लोग हैं जिनके अंदर काफी डिसिप्लिन है और काफी स्किल्स को समझते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन को समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूं कि अभी के जनरेशन, जो कहना नहीं चाहिए, हम लोग भी अभी के जनरेशन में आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम जिम में स्पेंड करते हैं। तो अब वो है कि आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करो, अपने पिचिंग पे काम करो, अपने लैंग्वेज पे काम करो, अपने डिक्शन पे काम करो, अपने प्रोनाउंसिएशन, मतलब बहुत सारा ऑडियो पे काम है। हम अपने बॉडी लैंग्वेज को चीट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके मुंह से आवाज निकलती है वो आप चीट नहीं कर पाओगे। उसके लिए एग्जैक्टली वो मतलब ऑथेंटिसिटी। एक तो मीन्स आपकी फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से आप बना लोगे, मगर वॉइस कैसे बनाओगे? उसके लिए जी, तो रियाज चाहिए ही। एग्जैक्टली वही चाहिए। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, अच्छे फिल्म मेकिंग में हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। दैट्स व्हाई सिंग साउंड इज हेल्पिंग अ लॉट इन द फिल्म मेकिंग। अभी आप प्रिफर क्या करते हो, अगर कोई भी डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेके आता है और पूछता है कि मुझे डबिंग करना है, सिंग साउंड करना है, तो आप उसको सजेस्ट क्या करते हो सबसे ज्यादा? देखिए, बहुत सारे जो ओल्ड जनरेशन्स हैं, मतलब कह सकते हो, जो आप जैसे ऋषि कपूर साहब हैं, इनका शुरू में हुआ करता था कि मैं डब करूंगा, क्योंकि दे आर वेरी मच क्लोज विद डबिंग। डबिंग उनको मजा आता था, वो इंजॉय करते थे। बहुत सारे एक्टर्स हैं सीनियर में हैं जो सिंग साउंड के साथ उतने कंफर्टेबल्स नहीं हैं, तो ओके। उनको डबिंग बहुत मजा आता था। लेकिन दे आर वेरी गुड इन डबिंग। जैसे मैंने फिल्म में किया हुआ साउंड डिजाइन 102 नॉट आउट, वो दोनों हाँ। डब, मतलब उसमें पूरा फिल्म ही डबिंग है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर भी सिंग साउंड उतना प्रिफर नहीं करते थे। प्लस सबको प्रोस्थेटिक्स मेकअप्स वगैरह है, तो हाई टेम्परेचर बॉम्बे जैसे टाइम में आप शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम्म। सिंग साउंड के लिए आपको एसी बंद करना है, कूलर बंद करना है, फैन बंद करना है। आप हैवी लाइट्स एचएमआई वगैरह लगा के बैठे हो घर के अंदर, सब कुछ स्विच ऑफ किए हो। तो एक्टर लोगों ने डिसाइड किया हुआ था मिलके डायरेक्टर्स की, हम लोग इसको डब करेंगे। बट लकी मैं था कि इतने अच्छे फाइन एक्टर हैं कि उनके साथ डबिंग में आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं है। हम्म। बट इसके मतलब ये नहीं है कि आप पूरा फिल्म आप डब करो। एक तो ये है कि इसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम आपको खुद बहुत सारे देने हैं, बहुत पेशेंसली हैंडल करना है। प्लस सिंग साउंड अगर है, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, तो हमें सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि हम डबिंग में सोचे ही नहीं। ओके। एक तो आपका इंटरनेशनल मार्केट बन जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट्स में या कोई अवार्ड्स में भेजना है तो आपकी फिल्म सिंग साउंड होनी बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि जैसे मैं एक्टर हूँ, मैंने परफॉर्म किया हुआ है, अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरी आवाज को किसी और से डब करवा लेगा तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड कैसे देगा? क्योंकि डबिंग कोई और किया है, एक्टिंग मैंने किया हुआ है। तो आपका एग्जैक्ट
आपका 50-50 परफॉर्मेंस, वही अवार्ड को डबिंग वाले को भी देना चाहिए और आपको भी देना चाहिए, तो वो अगर नहीं भी दे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज द एक्टिंग, कि एक्टिंग किस वजह से अच्छा लग रहा है। जैसे सीनियर एक्टर्स बोलते थे कि मैं जब एक्टिंग करता हूं तो आई यूज 60 to 70% ऑफ माई वॉइस इन एक्टिंग rather देन माई बॉडी लैंग्वेज। हम्म। सो इफ दे आर यूजिंग 60-70% ऑफ देयर वॉइस, तो अगर वो फिल्म डब होती है किसी और के वॉइस में या कोई और लैंग्वेज में, अगर कहीं आप डिफरेंट जगह पे भेजते हो, तो आप, इसके मतलब उस डबिंग आर्टिस्ट को जाना है। तो एक एग्जैक्टली। तो ये है कि इंटरनेशनल सर्किट्स में लोग अभी दे वांट यू टू हैव अ लाइव साउंड, हम्म। तो थोड़ा सा आपका ये ग्रेड में फिल्में चली जाती हैं। तो आई थिंक रीजनल सिनेमा को भी मुझे लग रहा है अभी टारगेट करना चाहिए सिंग साउंड के प्रति, क्योंकि इससे आपका फिल्म मेकिंग में एक अलग एडवांसमेंट आता है। और लगभग लगभग जैसे शूटिंग खत्म होने के बाद जी। एज अ साउंड डिजाइनर आपको कितना टाइम देना पड़ता है एक फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, मींस फाइन ट्यून करके मास्टर पर प्रिंट निकालने के लिए? जैसे हमारे इधर अभी हम भी मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं टाइम को लेके, जो हमें चाहिए रहता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि शूट हो जाती है, शूट के बाद एडिट हो जाती है, एडिट में लोग सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं आजकल। फिल्म ओके। एक स्केलेटन खड़ा कर लिया, लाइनअप्स कर लिए, फर्स्ट एडिट कर लिया, उसके बाद उनके स्क्रीनिंग्स होते रहते हैं, फीडबैक्स लेते रहते हैं जो क्लोज हैं उनके, और कास्ट एंड क्रू के साथ, या उनके और जो को प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ स्क्रीनिंग साउंड होती डिजाइन रहती मतलब स्क्रीनिंग करते रहते हैं? करते रहते हैं, तो वो एडिट में थोड़ा सा उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है, ओके। टाइम ले लेते हैं, उनके एडिट में होते रहते हैं। हमारे लिए क्या हो जाता है कि जब 70 to 80% फिल्में लॉक हो जाती हैं कि भाई ये फिल्म 80% सेफ में है, थोड़ा बहुत फाइन ट्यून होता रहेगा, तो देन वी स्टार्ट साउंड डिजाइन। ओके। वो ज्यादातर फिल्मों के अभी रिलीज डेट फिक्स है, हम्म। कि भाई एक साल पहले ही रिलीज डेट, स्टार की फिल्में तो मैक्सिमम फिक्स रहती है रिलीज डेट। तो हमारे राइट। लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि वो टाइम शूटिंग में ज्यादा स्पेंड कर दिए, या शेड्यूल कहीं इधर उधर हो गया तो एडिट में ज्यादा टाइम ले लिया, तो हमारा सबसे लास्ट स्टेज में वर्क होता है, तो हमारे लिए टाइम कंप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन भी नॉर्मली रिकमेंड कि एटलीस्ट मुझे 2 to 3 मंथ्स मिनिमम दो, 3 मंथ्स मिनिमम दो, एक बेटर एक डिसेंट साउंड डिजाइन के लिए, ओके। क्योंकि ये इतना क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें टाइम चाहिए। और ये फिल्म, हम भी जब फिल्म स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि एज अ साउंड डिजाइनर ये फिल्म को हम कहाँ ले जा पाएंगे। आइडिया नहीं रहता है, एक स्केलेटन रहता है, एक फाउंडेशन रहता है, बट ये स्टेप बाय स्टेप है। हम्म। ये हम इनफैक्ट डायरेक्टर्स हम सब मिलके उस फिल्म को सेव करते हैं, तो ये हम्म। हमें भी उस लेवल पे आइडिया नहीं रहता है कि ये इसका करेक्ट क्या होगा। एक विजन्स रहते हैं कि वी आर विल ट्राई टू अचीव दिस, बट वो बिल्ड करते हैं बेसिकली, क्योंकि आप तो जैसे, साउंड डिजाइनर जो भी बीजीएम करता है ना, हाँ, बैकग्राउंड स्कोर करता है, उसको आप आइडिया देते हैं कि नहीं कि मुझे मतलब साउंड डिजाइनिंग मेरा इस पैटर्न का है, तो मुझे हम्म, बीजीएम स्कोर इस तरह से चाहिए? जैसे अभी हमारे जो वर्क फ्लो में एक जो सबसे वीकनेस है, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर का जो बंदा है वो, उसका हमारा इनकारपोरेशंस नहीं होता है, बहुत कम होते हैं फिल्म के साथ। जैसे हम्म। बाकी का जो कास्ट है, क्रू है, आप मुझे शूट लगता है कि साउंड डिजाइनर और बीजीएम वाले दोनों बंदे का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। एकदम बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि जो कहाँ हम स्टेप मिस कर रहे हैं। एक तो बीजीएम जो बैकग्राउंड स्कोर करते हैं उनका टीम में सिलेक्शन थोड़ा लेट होता है, क्योंकि उनका काम एक्चुअली लेट में स्टार्ट होता है, तो हम्म। उनको इनकारपोरेशन कम होता है। दूसरा, हमारा क्या होता है कि बीइंग अ साउंड डिजाइनर हम सिंग साउंड भी करते हैं, तो हम हम्म। डायरेक्टर के साथ 3-4 महीने टाइम स्पेंड करते हैं, शूटिंग करते हैं, एक एक सीन को क्लोजली, एक एक शॉट को क्लोजली देखते हैं, तो हमारा फिल्म के साथ अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है। हम्म। ये कह सकते हो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग फिल्म को लेके थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि हमारा हर स्टेप पे इन्वॉल्व है, स्क्रिप्ट नरेशन में इन्वॉल्व है, हमारा शूटिंग में इन्वॉल्व है, प्री प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, एडिट भी देखने जा रहे हैं, तो हमारा इन टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं फिल्मों के साथ। ओके। जैसे एक डायरेक्टर एक हमसे भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है फिल्म के साथ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट डिस्कशन कैमरामैन के साथ करता है, कॉस्ट्यूम के साथ करता है, मेकअप के साथ करता है, आर्ट डायरेक्शन के साथ करता है, साउंड के साथ करता है, तो वो अकेला बंदा 10 लोगों के साथ वही स्क्रिप्ट के साथ डिस्कशन करता है, तो वो हमसे बेटर समझ सकता है स्क्रिप्ट को। मैं साउंड वाइज बेटर समझ सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल उसका अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सेम थिंग इज कोऑर्डिनेटिंग विद 10 पीपल। ओके। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमारा भी वैसे ही होता है, बीइंग अ साउंड डिजाइनर, हमारा सिंग साउंड में इन्वॉल्वमेंट है, एडिट्स में इन्वॉल्वमेंट है, या प्री प्रोडक्शन में, नरेशन में, तो हमारा, और बीजीएम को थोड़ा सा लेट हम लोग इनकारपोरेट करते हैं। दूसरा, बीजीएम वाले ज्यादातर म्यूजिक अपने आप को स्टार
कैटेगरीज में रखते हैं। तो उनके पास फिल्म एडिट हो गया, फिल्म भेज दीजिए, फिर वो बैकग्राउंड स्कोर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो उनका एक फिल्म का अपना अंडरस्टैंडिंग है, अपने तरीके से फिल्म को देखते हैं, अपने तरीके से उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ क्या हो जाता है कि जिस इमोशन के थ्रू हम सीन को देखते हैं, जिस साउंड डिजाइन के थ्रू हम फिल्म को देखते हैं, वो हमारे साथ ब्लेंड नहीं होता है, क्योंकि उनका इंट्रैक्शन उतना नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट साउंड डिजाइन अचीव करने के लिए एटलीस्ट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, हमारे जो बैकग्राउंड स्कोरर हैं, साउंड डिजाइनर के साथ एक बेहतरीन केमिस्ट्री चाहिए। हम कभी कभी स्ट्रगल करते हैं कि ये सीन को म्यूजिकली टेक ओवर किया जाए या साउंड डिजाइन के थ्रू टेक ओवर किया जाए। ओके। तो वो कन्फ्लिक्ट बन जाता है। उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी डायरेक्टर्स का भी अप्रोच डायरेक्टर्स को भी समझ में नहीं आ पाता है, मतलब ये स्टेप है, हम्म। इतना स्कैन नहीं कर पाता है, क्योंकि एक आप कोई बिल्डिंग स्टार्ट करते हो तो ये इस फ्लोर बाय फ्लोर ग्रो करता है बिल्डिंग्स। तो सेम फिल्म मेकिंग भी है, कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूं, जो मेरा बहुत फेवरेट फिल्म है, आई थिंक सबका फेवरेट फिल्म होगा, सेविंग प्राइवेट रैन। ओके। बिगनिंग फाइट है जिसमें अमेरिकन आर्मीज फाइट करती है जर्मन से, वो 20 to 25 मिनट्स का वॉर सीक्वेंस है, ऑस्कर विनिंग फिल्म है, और कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है। तो अब एक करेजियस डिसीजन है कि आप अरे आधे घंटा फिल्म का एकदम स्टार्टअप आप कोई बैकग्राउंड स्कोर यूज नहीं कर रहे, ओनली साउंड डिजाइन। एक करेजियस डिसीजन भी है। हम बीइंग आर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कभी कभी वो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं कि ऑडियंस सो ना जाए, ऑडियंस बोर ना हो जाए, या ऑडियंस को इमोशनली लैक ना हो। तो वो मतलब एक ज्यादातर कमर्शियल, मतलब जो एशियन फिल्म्स हैं, है ना, हम्म, उसमें तो साउंड डिजाइनिंग से ज्यादा कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इमोशनल हो जाए या फिर हाँ, मतलब रोमांटिक हो जाए कि लोग मतलब उसी के साथ ग्रैब रहे। एक्चुअली बहुत सही आपने कहा, क्योंकि हमारे इधर सेम इमोशन, सेम स्टोरी को वो म्यूजिक के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, वो एक तरीका है। बट हम्म। ऐसा नहीं है। जैसे हम बहुत सारे फिल्मों देखते हैं, अभी तो इंटरनेशनल फिल्मों में बहुत कम हो रहा है बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि आप हम्म। परफॉर्म करो एज अ एक्टर। हम्म। आप आपके एक्टिंग से मुझे आंसू आने चाहिए, आपके रोने से मुझे ऑडियंस रोना चाहिए। तो उसमें हम जब बैकग्राउंड अटैच कर देते हैं, तो बैकग्राउंड आइदर बहुत अच्छा होना है, नहीं तो कभी हम्म। कभी वो सीन को उल्टा गड़बड़ कर देता है, तो एक्टर के साथ हम जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से टेक ओवर कर लेता है बैकग्राउंड स्कोर। हम्म। तो जो मैग्नेटिज्म एक्टर के एक्टिंग में है, वो बल्कि हमें अंदर पुल करना चाहिए। तो एग्जैक्टली। ये ऐसा नहीं है कि साउंड डिजाइन को ही खराब करता है, वो एक्टर के परफॉर्मेंस को भी, मतलब अंदर ऑडियंस को अंदर लेने नहीं देता है। वो कभी कभार कभी कभी वर्क करते हैं, कभी कभी नहीं वर्क करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर का ऐसा सीन है कि वो आइदर वर्क करेगा, आइदर वो वर्क नहीं करता है, उसका दो ही पहलू है, आइदर सीन में हेल्प करेगा, आइदर एकदम सीन को खराब कर देगा। बर्बाद कर देगा सीन को। बहुत ट्रिकी है बैकग्राउंड स्कोर पे काम करना, उसका अंडरस्टैंडिंग राइट होना। एज एन डॉक्टर आपका रोल आता है कि जब हाँ, बीजीएम आप पहुंचे तो जी, कितना उसके लेवल पर रखना है, नहीं रखना है ना। एग्जैक्टली exactly. तो हमारे लिए जैसे जब हम साउंड डिजाइन स्टार्ट करते हैं, तो साउंड डिजाइन के तीन चार पहलूज हैं। सिंग साउंड फिल्म में है, तो हम उसको डायलॉग्स को क्लीन अप करते हैं सबसे पहले। ओके। एक्टर्स के परफॉर्मेंस को राइट करते हैं, एक्टर्स के टोन कैसा चाहिए, उसका करेक्टर्स कैसा है, उसका मॉड्यूलेशन कैसा है, तो हम सेपरेटली पूरे फिल्म के डायलॉग्स को सेपरेटली हैंडल करते हैं। उसके बाद हमारा एक सेक्शन है फोली, जो हम्म। एक्टर्स के लाइव परफॉर्मेंस को हम इनहांस करते हैं, कि जैसे एक्टर्स का चलना, उठना, बैठना, मारपीट, जो भी बॉडी जेस्चर्स है। होली पता नहीं है ये, मतलब फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो आप जी, छोटी छोटी भी नॉइज सुनते हो, गाड़ी का पास होना, हवा, है ना, जी, सांस लेना चलते जी, समय, मतलब एकदम माइन्यूट माइन्यूट चीज फोली में आता है। एग्जैक्टली exactly, कि जैसे आप कोई एक्टर है, रूम में है, उसका कंफ्लिक्ट हुआ है फादर से, और वो रूम से बाहर निकल गया, तो दरवाजा एक बंद करके जाएगा, तो हमारे लिए ये है कि ये इसके एंगर्स को कितना दिखाना है, बहुत एंगर्स दिखाना है, मीडियम एंगर दिखाना है, लो एंगर दिखाना है, तो हमारा डोर सट का साउंड जो रहेगा, वो उसके एंगर्स को हाईलाइट करेगा। अगर बहुत तेजी से दरवाजा हमने बंद कर दिया, तो मतलब इज वेरी एंग्री। थोड़ा सा झटके से बंद किया, मतलब इट्स लाइक मीडियम काइंड ऑफ एंग्री। तो उनकी हम्म। चाल से, उनके ढाल से हम इनफैक्ट परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं, कि जैसे किसी ने एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ के लाउडनेस से उसका एंगर हम डिफाइन करते हैं। तो साउंड ओके। डिजाइन भी आपके एक्टिंग के ग्राफ को अप डाउन कर सकता है। तो असली साउंड डिजाइन है कि आपके चाल के साउंड्स, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फुट स्टेप के साउंड से आपका पता चलेगा कि आपका
बॉडी वेट क्या है, आपका क्या अग्रेशन है बॉडी लैंग्वेज का, जैसे एक आर्मी का वॉक है, एक नॉर्मल वॉक है, एक रोमांटिक वॉक है, एक वैसा। तो हम उस हिसाब से उस करेक्टर को डिफाइन करते हैं थ्रू साउंड। हम्म। तो फोली इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस वेयर वी रिक्रिएट ऑल लाइव एक्शन ऑफ द एक्टर। जितना भी ऑन स्क्रीन पे एक्टिविटी हो रहा है एक्टर्स का भी, रिक्रिएट दोज एक्शन थ्रू द साउंड। ग्रेट तो ग्रेट। हाँ, तो और इनफैक्ट जैसे अभी रिसेंटली आपकी जितनी भी फिल्म आई है, मैं जब याद करता हूँ तो एक है सांघाई, है ना, जी जी जिसके लिए आपको बेस्ट साउंड डिजाइनिंग का जी अवार्ड मिला, है जी ना। उसके बाद जी आपकी केसरी, जी है ना, दोनों जी है। जी तो सांघाई में बहुत क्राउड है, तो जी। इसके ना इसका फोली क्रिएट करने के लिए मतलब आपने कैसे किया, मतलब या फिर सोचा कैसे? आई थिंक डायरेक्टर के साथ मतलब क्या कोऑर्डिनेशन रहा आपका? एक्चुअली मेरा साउंड का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब पहली बार दिवाकर से मिला तो उन्होंने बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में बोला कि देर इज नो बैकग्राउंड स्कोर इन दिस फिल्म, ओके। सो मीन वॉट एवर यू हैव टू डू। Exactly. So there is no background score in the film. So whatever you have to do, you have to do on a location. Whatever sound you need, whatever foley, live effects, dialogue, whatever you need, you have to capture from the location. क्योंकि I don't want my film to sounds like a designed film. ओके। कि ऐसा ना लगे कि आप स्टूडियो में जाके उस साउंड को डाले हो। आप स्टूडियो में जो भी साउंड यूज करना है, दैट एवरीथिंग हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द लोकेशन। एक बेसिक ब्रीफ था उनका कि देयर इज नो बैकग्राउंड स्कोर, तो साउंड डिजाइन इज द ओनली बैकग्राउंड स्कोर। ओके। सो ये ऐसा लैंग्वेज अगर जब हम सुनते हैं डायरेक्टर से, तो हमारे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चैलेंज तो बहुत ही बढ़ जाता है। क्योंकि उससे पहले उतना डिफिकल्ट फिल्म मैं किया भी नहीं था। उससे पहले मैं तीन थे भाई वगैरह, बहुत सारे कुछ हाइट्स वगैरह बाकी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह करता था। उतना मेरा एक्सपोजर सिंग साउंड को लेके भी नहीं था। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि इतना बिगिनिंग ऑफ द कैरियर्स में इतना चैलेंजिंग फिल्म मुझे मिला करने के लिए। दूसरा, जब हम इसको शूट कर रहे थे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट लोकेशन। बी शॉट इन लातूर, बी शॉट इन बारामती, और वहाँ पे क्राउड शूटिंग फ्रेंडली नहीं होते हैं। कि जैसे हम लखनऊ में शूट करने जा रहे हैं, दिल्ली में शूट करने जा रहे कोई में मतलब पैसा दे के आते हैं कि हैं। भाई तुम रहेंगे तो खुद ही रहेंगे। खुद ही रहेंगे। तो हमारे लिए मतलब वो डिफिकल्ट था वो लोकेशन हैंडल करना, वहाँ के लोकल क्राउड्स को हैंडल करना। तो जब हम उसमें, जैसे नेताजी का रैलीज हो रहा है, तो उसमें हम क्राउड, लोकल क्राउड यूज किए हैं, तो उनको हमें बोलना है कि आपको नारा तो लगाना है, बट आपका लिप्स चलेगा, आपकी आवाज नहीं निकलेगी। अच्छा। तो वो बड़ा गड़बड़ सा होता था कम्युनिकेशन, कि भाई अब माइम कैसे कर सकते हो, या आप बैठे हो कहीं तो आपको नेताजी बोले तो आपको खाली बोलने का एक्टिंग करना है, बट कि आपको रियल में आवाज नहीं निकलना है। नेताजी का आवाज हमें पहले चाहिए, फिर आपका आवाज चाहिए। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो हमारा शूट प्रेप होता था, सपोज दैट डे वन हम जा रहे हैं, क्योंकि हर सीन में क्राउड्स है, तो उधर सेटअप चला है, तो हम क्राउड को हैंडल करके, मेरा जॉब होता था सेकंड लेडीज के साथ कि चलो पहले क्राउड ब्रीफ कर लेते हैं कि भाई माइम ये है कि आप, सपोज दैट उसमें एक बहुत स्लोगन था, कसम खून की काई है, ये शहर नहीं सांघाई है। तो इस तरह ओके। के स्लोगन्स होते थे। तो आपको नारा लगाना है, बट आपके मुंह से आवाज नहीं निकलना है, तो साइलेंट नारा लगवाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे, कि ताकि हमारा शॉट खराब ना हो, हमारा टाइम बर्बाद ना हो शूट के टाइम पे। फिर जब हम डायलॉग्स, मेन प्राइमरी एक्टर्स का हमारा टारगेट होता है कि जो हमारे एक्टर्स हैं, जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ हमारे क्राउड ओवरलैप ना हो। क्राउड को हम अलग से जब मेन सीन को कर लेते थे, प्राइमरी एक्टर्स के डायलॉग्स को कैप्चर कर लेते थे, फिर हम क्राउड को खड़ा करके फिर बोलते थे आप फुल एनर्जी में आप वही चीज बोलो जो आप साइलेंटली बोल रहे थे। ओके। तो बेसिकली हमारे लिए वही शॉट्स दो तीन बार होते थे। मतलब एक मेन एक्टर्स के लिए तो जितना आप शूट कर रहे हो उतना हमें कैप्चर करना है, प्लस उसी सीन्स के लिए हमें बहुत सारे वाइल्ड ट्रैक्स कैप्चर करते थे, क्राउड्स के स्लोगन्स कैप्चर करते थे, उनका मरमर कैप्चर करते थे, उनका और अग्रेशन इमोशन कैप्चर करते थे। तो वो लेयरिंग हम वहीं से कलेक्ट करके लेके आते हैं, कि क्योंकि वो स्टूडियो में फिर हम रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, और वो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, क्राउड स्टूडियो में हैंडल नहीं कर पाते हो। और ये इसमें डायरेक्टर बहुत हेल्प करते थे कि कैसे भी हो टाइम निकालना, लंच ब्रेक करने से पहले क्राउड को पूरा रिकॉर्ड करते थे, पैकअप होने से पहले करते थे। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन टीम का सपोर्ट भी मिला। फिल्म दिखता है, वो एनर्जी भी मतलब दिखती है। क्रिएट होता है फिल्म देखते समय कि जी आप क्रिएट कर जाते हो फिल्म के साथ, जी एक्टर्स के साथ, ऑडियंस जितने भी बैठी है उनको ये फेक नहीं लगता, उनको लगता है कि मतलब वाह क्या क्रिएट हुआ है। नहीं,
एग्जैक्टली exactly. जैसे अब उसमें मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा धन्यवाद एक आदमी को और देना चाहता हूँ, मेरा अ, इमरान हाशमी जी को। क्योंकि ओके। उनका उस समय जो कॉस्ट्यूम था, उनका बहुत सारे स्लिम फिट ऐसा टी शर्ट्स, उनके टमी वगैरह निकले हुए हैं, पूरा टमी वगैरह उनका निकला हुआ था, तो हमारे लिए माइकिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता था कि वायर ना दिखे, ट्रांसमीटर्स ना दिखे। और बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50 डिग्री टेम्परेचर, लातूर में एक्सट्रीम गर्मी होती थी, और माइक करने में हमें लग जाते थे 15 से 20 मिनट कि आप वायर को यहाँ से अंदर से डालिए, आप इधर से साइड वाइड करते हुए एकदम नीचे लेके। ये बहुत difficult होता है। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि सबसे कम टाइम ले एक्टर को माइकिंग करने में, कि ताकि उनको बोर ना हो। बट वो कॉपरेट करना बहुत जरूरी है, बीइंग एक्टर आपको कॉपरेट करना है, आपको बहुत कंफर्टेबल देना है कि जो क्रू आपको माइकिंग कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, हेयर कर रहा है, मेकअप कर रहा है, कॉस्ट्यूम पहना रहा है, तो थोड़ा सा उनको डरे नहीं, ताकि वो काम अपना अच्छे से कर पाए, कॉन्फिडेंटली कर पाए। तो हमें माइकिंग करने में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि वायर को छुपाना है और करेक्ट पोजीशन चाहिए, उनका रनिंग है, बाकी चीजें हैं, और सिंग साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत कॉपरेट किया उन्होंने। मैं डे वन में ही जाके बोला कि सर दिस इज वेरी चैलेंजिंग फिल्म फॉर मी, एंड विदाउट योर हेल्प आई कैनॉट डू इट, रियली आई कैनॉट डू इट। तो पहले ही जाके आप सरेंडर कर दो कि सर आप कुछ भी हो, प्लीज आई नीड योर कोऑपरेशन, हाँ और आप हाँ। नहीं करोगे तो वी कैनॉट डू इट। तो वो पूरा कभी भी लास्ट तक ही नेवर नेवर क्वेश्चन कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और तो वो वो परफॉर्मेंस दिखता है, इमरान का परफॉर्मेंस भी दिखता है वहां पर, तो जितने भी दिखता एक्टर हैं वो है बंगाली रियली। एक्टर प्रसन्नजीत जी, दिखता प्रसन्नजीत है। जी, तो वो मतलब उनका हिंदी, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ही फिल्म रहा होगा, वो बहुत ही एक्सेंट या उसमें उतने कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो हमेशा पढ़ते रहते थे। जब मैं ओके। सेट पे आता देख रहा हूँ वो स्क्रिप्ट को लेके बैठे हुए हैं, उस मूड में है, उस करेक्टर्स में है, और डिसिप्लिन मैंने देखा। मैं प्रसन्नजीत को कभी इतना क्लोजली वही फिल्म में देखा, उसके बाद भी नहीं देख पाया। हम कलकत्ता में पढ़ते थे तो उनके फैन हुआ करते थे, क्योंकि ही टू कम एज अ गेस्ट। तो हाँ उनका हाँ। जो ऑरा, जो एक स्टारडम वहाँ पे देखा था कि इस प्रसन्नजीत इज नेशनल अवार्ड विनर, ये वो तो एक हम देखते थे, बीइंग अ स्टूडेंट हम। आपको समझ में आ गया सेट पे कि मतलब क्यों है वो नेशनल अवार्ड। एग्जैक्टली exactly, तो वो मैं देखा उनका डिसिप्लिन, मतलब वो सेट पे कि इतने जुड़े हुए हैं अपने कैरेक्टर्स में, अपने स्टोरी में, अपने स्क्रिप्ट में। तो वो एक हमारे लिए एक सेट तैयार होता है कि एक बंदा आपके सामने इतना मेहनत कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है। और कट टू जब हम केसरी पे आते हैं तो केसरी का एक्सपीरियंस फिर मतलब वो थोड़ा सा सिंग साउंड तो है मगर जी, सांघाई से बहुत डिफरेंट बहुत है ना। डिफरेंट है। केसरी आप मेरे लिए एक दूसरा चैलेंजिंग फिल्म था। एक तो पहली बात यह है कि लोगों का मानना है कि एक्शन फिल्में सिंग साउंड नहीं होती हैं। ओके। एक पहला मानना है जो हम भी नॉर्मली इंडस्ट्री में सुनते हैं, ये तो एक्शन है, अब एक्शन फिल्में थोड़ी सिंग साउंड होती हैं, मतलब एक लोगों का माइंडसेट है। और ये हम्म फिल्म आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ पूरा एक्शन ही है। तो हम्म। फर्स्ट हाफ तो फिर भी सीन है, बट सेकेंड हाफ टोटल अटैक अटैक है। और इसमें जो सबसे बड़े चैलेंजिंग पार्ट है, क्राउड्स पार्ट थे, क्योंकि पठान का उनका एंट्री, पूरा उनका अटैक, एवरीथिंग इज। राकेश चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है उसका जो साउंड जी, है ना, जी, कल्पना जी, नहीं कर सकते कोई एक बार में। मतलब राकेश का मैं जानता हूँ और उसका जो जी। परफॉर्मेंस जब देखा और मैं बोला कि यार सिंक साउंड में साउंड है ही, एक्टर का जो काम है वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं आपके पास मेरा भाई कि मैं डबिंग में कर लूंगा। मैं रियली मैं बहुत ही उनको बहुत ही मतलब धन्यवाद क्या कहा जाए, मैं तो बहुत ही मैं उनका फैन हो गया हूँ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ, उनको भी नहीं पता होगा ये बात कि मैं पहली बार मैं मेकअप वेकअप में उनको देखा तो मैं पहचान नहीं पाया कि मतलब कौन है, परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं उनकी पहली शॉट सुना तो मुझे लगा कहाँ से इनको इम्पोर्ट किया गया है। इट्स अ फाइन एक्सेंट, इतना अच्छा डायलॉग डिलीवरी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस। तो मैं देखा कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि मेकअप्स वगैरह में मैं उनको पहचान नहीं पाया पहले कि ये मतलब एक्चुअली कौन है। जिस तरह का देख रहा हूँ, उनका ऑरा है, लुक है, परफॉर्मेंस है। फिर मैं रियली बता रहा हूँ, मैं आई चेक अ कॉल सीट, हम्म। कॉल सीट पे उनका नाम देखा, अच्छा राकेश चतुर्वेदी। तो एक नहीं कहना चाहिए, मेरा भी सरनेम चतुर्वेदी है। तो मुझे उनसे क्या कि सर आप मतलब पता चला कि अच्छा ये कानपुर साइड से हैं, चतुर्वेदी हैं, और मतलब इतने अच्छा पकड़, लैंग्वेज पे, अरबी पे, उर्दू पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे, मतलब कैसे हो सकता है ये, एक्टर माइंड बहुत ही ब्लोइंग। ब्रेक।
तो पूरा फातिया पढ़ रहे हैं, मतलब बाप रे बाप, मैं तो ऐसा, मतलब गुरुजी। तो वो एक हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक्टर्स, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना तैयारी करके आया हुआ है, तो वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए। दैट्स वी शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सिंग साउंड इंजीनियर की एक्टर इतना होमवर्क करके आ रहा है, इतना मेहनत करके आया है, इतना लैंग्वेज पे काम कर रहा है, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए किसी का। बट केसरी में सबसे ज्यादा चैलेंजेस ये थे कि एक तो एक्शन फिल्म है, आपके क्राउड्स हैं, प्लस बड़ा फिल्मों है तो उसके नंबर ऑफ क्रूज बहुत बड़ा है, बहुत सारे डिफिकल्टीज सेट पे होती है। बट सम हाउ डे बाय डे प्री प्रोडक्शन ऐसे फिल्मों के लिए बहुत जरूरी है। आप अच्छा मीटिंग करें, एडी टीम के साथ अच्छा मीटिंग करें कि भाई आप, मेरा अप्रोच ये है कि मैं पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, मुझे क्राउड्स हैं जो अलग से सेपरेटली वाइड ट्रैक चाहिए। क्योंकि जब लगता है कि 10,000 पठान हैं तो 10,000 पठान लगे कि स्क्रीन पे दौड़ रहे हैं, उनका स्क्रीम, उनका चिल्लाना, उनका साउटिंग वो रियल लगना चाहिए। वो हम मुंबई के किसी स्टूडियो में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिस वैली में शूट करे हो, जिस इकोसिस्टम में शूट करे, वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये इसमें चैलेंजेस प्रोडक्शन टीम का बहुत रहता है, एडी टीम्स का बहुत रहता है, डायरेक्टर का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो हमारा अप्रोच होता था कि सीन प्रॉपर लॉकअप के साथ अच्छे से पिन ड्रॉप साइलेंस करके शूट करना है, कोई कंप्रोमाइज साइलेंसेस में नहीं करना है। और जो जो साउंड डिजाइन के एलिमेंट्स चाहिए, जो सीन के रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो क्राउड्स हो, चाहे वो साउटिंग्स हो, चाहे वो स्क्रीम्स हो, या जो भी साउंड डिजाइन के एलिमेंट्स चाहिए, वो हम सेपरेटली एक्टर को बुला के, जूनियर आर्टिस्ट को बुला के हम रिक्रिएट करवाते थे सारे परफॉर्मेंस। तो और कैसा वो रहा अक्षय कुमार के साथ, मीन्स उनका क्या कॉपरेशन था? एक्चुअली मैं ढिसुम करके एक फिल्म किया था, तो उसमें बहुत ही छोटा सा रोल है अक्षय जी का। तो मैं उस समय, मतलब बाकी उसके प्राइमरी कास्ट जॉन अब्राहम और वरुण धवन साहब थे, तो मैं, मेरा उतना उस लेवल पे क्लोज इंटरेक्शंस नहीं था। मैं बस जान रहा था कि मतलब इज अ सुपर सुपर स्टार डेफिनेटली वो, मतलब उस 2 दिन के उसमें आप उतना जज नहीं कर पाते हो। बट जब केसरी स्टार्ट किया, तो ही सच अ नाइस पर्सन, सच अ हम्बल पर्सन, और सच अ सुपोर्टिव। मतलब मैं थोड़ा सा स्केर्ड, मेरा बाय नेचर थोड़ा सा साई हूँ, और मेरा उस तरह से बहुत अपफ्रंट होके काम करने का अप्रोच नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पीसफुली काम करना चाहता हूँ सिंग साउंड। क्योंकि जॉब ऐसा है, आप अपने माइंड के पीस को खो दिए, मतलब आपका काम खराब हो गया। एग्जैक्टली। तो हम पहले मुंबई में शूट किए 3-4 दिन, प्लस थोड़ा सा मेरा तब केसरी तक आते आते काफ़ी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा मेरा मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट किए हुए थे, तो थोड़ा मुझे इंटरनली कॉन्फिडेंट था कि हाउ आई हैव टू हैंडल इट द फिल्म लाइक केसरी, कैसे मुझे अप्रोच करना है सेट पे, कैसे परफॉर्म करना है। तो मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस भी मुझे हेल्प कर रहा था मेरा चीज़ों को लेके। बट जब डे वन हमने शूट किया, उसमें भी मार्केट का सीक्वेंस है जहाँ पे ये लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं, वो पूरा सेट बनाया हुआ था, एक विलेज का सेट, वहाँ पे भी बहुत सारे क्राउड्स थे, बहुत सारी चीजें थे। बट इज वेरी वेरी सपोर्टिव, इज वेरी सपोर्टिव। अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा, कोई एक्टर अगर टेक्नीशियन को सपोर्ट नहीं करेगा, टेक्नीशियन अच्छा काम नहीं कर पाएगा। दैट इज रियली चीजें हैं, सपोर्ट करना है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको समझना ये बहुत जरूरी है। जो एक्टर्स अभी जो न्यू कमर बनना चाहते हैं, हम्म, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि ये आप समझिए कि सिर्फ एक्टर्स के बदौलत फिल्में नहीं चलती। हर हम्म, पिलर, हर डिपार्टमेंट उतना इम्पोर्टेंट है ना? आप एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करोगे तो शायद कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट लैग कर जाएगा और हम्म, फिल्म हैम्पर करेगा। दिखेगा। मतलब मेरा एक इंसिडेंट है कि हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे, और काफ़ी गर्मी थी, हम लोग क्लाइमेक्स पोर्शन शूट कर रहे थे, तो कुछ लाइटिंग को डिफिकल्टीज हो गया। पहले हम लाइट नहीं यूज़ करने वाले थे, तो जनरेटर्स, पार्किंग वगैरह को लेके, क्योंकि आप पीरियड फिल्म शूट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा साइलेंस चाहिए। राइट। तो हमने 40-40 मिनट्स वेट करवाया, मैं जाके रिक्वेस्ट पर्सनली किया है अक्षय सर को कि सर प्लीज वी हैव टू वेट, आई डोंट वांट टू डब दिस सीन। तो परिणीति भी जी थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, आई आई लव टू सी यू इन डबिंग। तो मैं बोला ठीक है, डेफिनेटली आई लव टू सी यू ऑल, बट नॉट इन फॉर द डबिंग एटलीस्ट, कि आई वांट टू सी इट अगेन। तो हमने वेट किया है, उन्होंने मतलब ठीक ऐसा है। और प्रेशर बिल्ड नहीं किया, बीइंग अ स्टार ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं किया है कि आप अपने काम को 100% ना दे पाओ। दैट व्हाट इज लर्निंग फॉर मी।
ये मतलब वो फिल्म का जब ट्रेलर आता है, टीजर आता है, फिल्म जब आप जी देखते हो, और जी जितने भी एक्टर्स हैं वो तो कमाल के थे केसरी में, मगर जिस तरह का मतलब अब जब बाहर निकलते हो तो गूजबम्प होता है साउंड से। मीन्स वो एग्जैक्टली। आवाज जब मतलब जब वो किले में हैं और मतलब हजारों पठान आ रहे हैं, जी। है ना। मैं और अभी अभी भी मेरे सेटअप पे जब मैं फ्री टाइम में इधर लॉकडाउन को यूटिलाइज करने के लिए जब मैं सिस्टम ऑन करता हूँ, कुछ मेरे पुराने रिकॉर्डिंग्स केसरी का मैं सारे साउंड्स को निकाल के उसको एज अ फिर से लाइब्रेरी बना रहा हूँ मैं, तो मैं सुनता हूँ हाँ, तो आई फील दैट कि इतना हमने मेहनत किया हुआ है, कुछ पूरा ऑलमोस्ट 11 महीना शूटिंग में चला गया है पूरा, तो वो एक अलग इमोशनल है। बट मैं डेफिनेटली एक कहना चाहता हूँ कि अगर जो हमारे कास्ट सपोर्ट नहीं करते, बहुत सपोर्टिव है, हमारे सारे केसरी के सारे कास्ट इतने सपोर्टिव हैं, अक्षय सर मतलब इतना बड़ा स्टार होके भी इतने सपोर्ट नहीं करते, काम अच्छा नहीं हो पाता मेरा। रियली मैं सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी बुला के मेरा कराया कि तुम बोलो साउंड के, सिंग साउंड के बारे में, उन्होंने सिंग साउंड के बारे हाँ, में एक्सप्लेन वो किया। आपने शायद फेसबुक जी में शेयर किया था। जी जी, तो उन्होंने खुद बुला के बोला, तो ये मेरे लिए तो बहुत बहुत मतलब बड़ी बात है। मैं तो कभी आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो बोलेंगे कि आप ऐसे टेक्नीशियन हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो एक इंस्पिरेशन है या एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है। बट काम मैं कंप्रोमाइज नहीं किया, मुझे जो चाहिए था मैं उनसे डिमांड किया, चाहे वो कैसे भी सिचुएशन में हो, और रियली उन्होंने कोई बाउंस बैक नहीं किया, रियली। अभी संजय कैसा लगता है इतने सालों का मेहनत? आप एसआरएफटीआई से किस साल में पास आउट हुए? मैं 2006 में पास आउट हुआ। 2006। अभी जी 14 इयर्स के बाद जी इंडस्ट्री ने जब आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं आपको, है ना। हाँ तो जी कैसा फील होता है कि मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ, जिसे आप बाहर से देखते थे और सोचते थे कभी मैं इस फर्टिनिटी का एक हिस्सा बनूंगा, हाँ। है ना। आज उस मतलब आप मेन पिलर हैं, लोग बहुत लोग इंस्पायर होते हैं आपके काम को देख के। तो एक्चुअली कैसा एक्चुअली मैं सही बताऊं कि जो मैं अभी के टाइम में मेरे से पर्सनली पूछेंगे, तो साउंड डिजाइन इज वेरी ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट इन फिल्म मेकिंग। ये हम को मैं पहले बिगिनिंग ऑफ द करियर में रियलाइज नहीं किया हुआ था कि साउंड है क्या। हम्म। जैसे आज के टाइम में थोड़ा सा फिलोसफिकल बात है ये, कि लोगों को समझ में आ गया है। जैसे आप योगा करते हैं, हाँ, करता हूँ कभी कभी, तो रेगुलर किस नहीं, कभी कभी करता हाँ हूँ। बट किस लिए करते हैं आप? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एज एन एक्टर मुझे क्या लगता है कि जब मैं अपने बच्चों को भी ट्रेन करता हूँ तो मुझे लगता है कि जब तक आपका माइंड और सोल कनेक्ट नहीं होगा एक साथ, और हम्म। वो के जोन में नहीं होगा, तो जी। आपका परफॉर्मेंस रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। और बहुत सी चीजें हैं करेक्ट। क्योंकि क्राउड में होते हैं ना, क्राउड में जैसे आपने कहा कि जब तक ये शांत नहीं होगा, आपके पास आपका डायलॉग्स है, आपका कैरेक्टर है, उसका हम्म सब हम्म। हिस्ट्री है, उसके साथ हजारों नॉइज आप तक जब जी घुस रही, तो हाँ। मुझे लगता है कि एक इंटरनल सोल का ये भी योगा होता है कि जो वो जी सारी चीजें सुनते हुए भी हटा देता है, और जो आप करना चाहते हो वो करता है। करेक्ट। तो एक योगा से ये है कि जैसे हमारे दो दुनिया है, जैसे फिल्म मेकिंग में भी दो दुनिया है। विजुअल पार्ट जो है, इट्स टॉक अबाउट द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, हम्म एंड द साउंड डिजाइन इट्स टॉक अबाउट द इनर साइड ऑफ द वर्ल्ड। हम्म मतलब एक विजुअल है जो सिनेमेटोग्राफी है, आर्ट डायरेक्शन है, बाकी चीजें बाहर की दुनिया की बात करता है, और साउंड डिजाइन वो इंटरनल अंदर की दुनिया का बात करता है। तो आज हम लोग समझ में बेसिक आ रहा है कि जैसे अगर मेरे चेहरे से आप अंदर से खुश नहीं है, तो आपका चेहरा से पता चल जाता है कि आप खुश नहीं है। मतलब एग्जैक्टली। बेसिकली इंटरनल वर्ल्ड गेट रिफ्लेक्टेड, कि आप हम्म अंदर से हैप्पी नहीं हैं तो आप कितना भी करें कोशिश, आप अंदर से आपको खुश होना पड़ेगा। तो फिल्म मेकिंग वही है कि अगर आपका साउंड डिजाइन अच्छा नहीं है, तो वो दिखेगा, यू कैन फील। तो एक अच्छी बात है कि हम एक अंदर की दुनिया की बात करते हैं, एक साउंड डिजाइनर है जो अंदर की दुनिया का बात करता है, इनर वर्ल्ड की बात करते हैं, हम इनर वर्ल्ड को पॉलिश करते हैं। तो इतने सालों से काम करते करते मुझे समझ में आया कि जो मैं प्रोफेशन में हूँ, नोइंगली अननोइंगली अगर इस डिपार्टमेंट में आया, तो आई फील नाउ, आई रियलाइज दैट इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट। और मैं सेट पे जाता हूँ तो आई फील लाइक आई एम गोइंग फॉरवर्ड डूइंग अ मेडिटेशन, कि सेट पे मैं रिकॉर्डिंग करने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू डील विद हेडफोन एंड माइक्रोफोन्स। इट इज फॉर मी लाइक डूइंग अ योगा, कि आप 300 3000 के क्राउड में बैठे हो, हेडफोन पहने हो, आप अपने ट्रॉली पे बैठे हो, और आप
एक अच्छा डायलॉग सुन रहे हो, अच्छा साउंड इफेक्ट सुन रहे हो, लिसनिंग, आप 12 घंटा अगर सुन रहे हो तो इट्स मेडिटेशन। हम्म। और इस मेडिटेशन प्रोसेस से, या कोई भी बंदा जब दिल से काम करता है, करना भी चाहिए हर आदमी को, मेरा भी वही कोशिश है डे बाय डे कि अब दिल से काम करें, तो आपका प्रोफेशन आपको सेव करता है। जैसे एक पुलिस है, मान लो एक पुलिस वाले हैं तो उनका एक एक डीलिंग का तरीका है तो उनके पर्सनालिटी में आ जाता है, एक लॉयर्स हैं तो उनके वो पर्सनालिटी में आ जाता है, उनका बात बिहेवियर घर में भी बाहर में भी, एक उनका प्रोफेशन उनको सेव करता है। मुझे लगा मेरे साउंड, मैं नेबर कभी आई डिडंट रियलाइज इट कि मुझे, मैं 2012 से फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आई नेवर रियलाइज इट विल हेल्प मी टू बिकम अ गुड स्टूडेंट। मतलब गुड स्टूडेंट मतलब इट्स रॉन्ग वर्ड टू से, बट मेरा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जग गया। मतलब मैं बहुत सारे एग्जाम दिए, आई नेवर फेल्ड। तो मुझे ये नहीं पता कि कैसे इनडायरेक्टली इट इज हेल्पिंग मी, कि अगर मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, मेरा पेशेंस डेवलप हो रहा है, मेरा लिसनिंग कैपेसिटी से मेरा और पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि मुझे सुनने के लिए पैसा मिल रहा है, मेडिटेशन के लिए पैसा मिल रहा है। मतलब इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स, आई नेवर रियलाइज। मतलब मुझे इट्स आज भी याद है जब हम मुंबई में बैठे हुए थे, और ये जैसे आपने कहा 2012 से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप और धीरेन एग्जाम जी देने जा रहे थे जी मुंबई यूनिवर्सिटी में। और ये मुझे मतलब उस समय एक चीज बड़ा रियलाइज हुआ कि जब लोग कमाने लगते हैं, सक्सेसफुल होने लगते हैं ना, वो सारी चीज को ब्लॉक कर लेते हैं। और जी ये बड़ा अच्छा है कि मतलब शायद यही प्रोग्रेस है लोगों का, कि जब आपके पास सारी चीज आ रही है ना, तो आप स्टार्ट रीलर्निंग थिंग्स सो दैट यू गेट मोर इनसाइड। जी आप ब्लॉकिंग कर लोगे, अपने कप को ही भर लोगे, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम है अभी के यूथ में कि वो रीलर्न करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि दुनिया में मुझे सब कुछ आता है नहीं, ना। दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। मुझे लगता है कि सबको, जो भी है अभी, जो तो स्टूडेंट है उनकी तो बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक हमारे अंदर प्रॉब्लम है जो मुझे कभी कभी लगता था, अभी भी लगता है, कि हम लोग अभी के जो जनरेशन है, किसी भी चीज को बहुत अंदर जाने का आर्ट नहीं आता है। ये थोड़ा फिलोसफिकल टॉक है, बहुत जरूरी एग्जैक्टली। है बात को समझना, कि आप एक तो फर्स्ट ओवर से लेके 50 ओवर तक का आपको बिलीव होना कि भाई मैं जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर्स चाहिए। और आपके किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम लोग राइटिंग करते हैं, तो उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक्स में कितने अंदर तक जा सकते हैं, वो आर्ट, वो परफेक्शन का आर्ट नहीं आता है। वो एक आर्ट है एग्जैक्टली। कि जैसे आप अंदर डूब रहे हैं तो कितने नीचे तक जाना है, उसका आर्ट आना बहुत जरूरी है। कि जैसे मैं साउंड में हूँ, मुझे ये 10 साल पहले मुझे नहीं पता था कि ये मेडिटेशन है। ये जो साउंड रिकॉर्डिंग मुझे लगता था, मुझे लगता था कि साउंड रिकॉर्डिंग है, अभी मुझे लगता है नहीं, ये तो मेडिटेशन है। तो दोनों के जो ग्राफ हैं, ये एक समय लगता है, एक रियलाइज होता है। मतलब इतना जल्दी आपको फील नहीं आती है कि मतलब इसमें आपको परमात्मा दिखने वाली बात थोड़ा सा, मतलब है ये, अभी मुझे बहुत अंदर जाना है इसको, क्योंकि मैं उस जेनेटिक्स से की तरह सोचना चाहता हूँ, क्योंकि साउंड डिजाइन एक ऐसा प्रोफेशन है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है। फिल्म में इसका एक इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन साउंड उससे वास्ट है। सही है, ये धीरे धीरे का एक प्रोसेस है ना। और हम्म वो शायद हम्म, जैसा आपने कहा कि ये जिस तरह से महात्मा लोग का अपना एक प्रोसेस है, वो जेनेटिक क्या था कि वो इनर 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 सोल को सर्च करते चले गए। और शायद अभी मैं फिल्म बहुत से। मेकिंग में भी ऐड करना चाहता हूँ कि फिल्म मेकिंग भी पहले भी लगता था कि इट्स जस्ट द इंटरटेनमेंट। नहीं, फिल्म मेकिंग इंटरटेनमेंट है ही नहीं। मतलब एक सेक्शन है वो, एक एक डायमेंशंस है। इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आज जितने भी अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि जैसे एक 4 मिनट का वीडियो गाना रानू मंडल्स को एक कितना बड़ा हाइट दे सकता है कैरियर में, या एक राइट, राइट। डांस करते थे गोविंदा का, क्या डब्बू अंकल जैसे लोग, कि वो उनको एक इतना बड़ा सेलिब्रेशन मिल जाता है। 4 मिनट का वीडियो आपके लाइफ में इतना परिवर्तन ला सकता है, तो आपके पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं। मतलब चीजों को लिखने के लिए। हाँ, जैसे गंगा जल जैसे फिल्मों से मुझे याद आता है कि अब गंगा जल फिल्में रिलीज हुए समय राबड़ी देवी वगैरह का सरकार थी, सरकारें गिर जाती हैं, नीतीश साहब आ जाते हैं, तो मतलब एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला मीडियम है ये ऑडियो विजुअल। इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें हैंडल करना चाहिए।
और बहुत जिम्मेदारी के साथ इसमें काम करना चाहिए। जो भी आना चाहे उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाली विषय है ये। चलिए संजय भाई, है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और कम से कम लॉकडाउन के समय में आपके बिजी शेड्यूल, हमेशा मतलब आप बिजी रहते हो, मतलब हम बहुत मुश्किल से भी मिल पाते हैं, हम दोनों जी भी। और जी जी ये जी एक आर्काइव रहेगा, अगर हम जी इस दुनिया में रहे नहीं रहे तो मतलब हमारे आने वाला जनरेशन अगर ये डिजिटल डेफिनेटली मीडियम पर है, तो ये आर्काइव रहेगा आपके और मेरी बातों का, जो क्वारंटाइन के समय में हमने किया हुआ किया। है, और जो जी सुनेंगे तो जी आपका दिया हुआ सजेशन वो डेफिनेटली सुनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ संजय भाई कि आप ऐसा काम हमेशा करते रहें, हम सबको इंस्पायर करते रहें, और आने वाले समय में बहुत ऐसा काम देखें जिसको देख के लोग इंस्पायर हों और खोजना शुरू करें, है ना। जैसे मैं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है जी साउंड, मगर फिर भी जी जब भी मैं वो सांघाई और केसी को कंपेयर करता हूँ, या मतलब जी 101 को कंपेयर करता हूँ, और वो जी ग्राफ जब देखता हूँ मैं, जी तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर भी मैं रिसर्च करने लगता हूँ कि भाई ये कैसे किया होगा, वो कैसे किया जी होगा, जी है ना। हमेशा जी मतलब कभी ना जी कभी मैं आपको पूछता रहता हूँ ये कैसे किया, वो जी कैसे जी किया। जी जी और ये जी जी का विषय हर लोगों के लिए रहे, है ना। जी और आप इस क्वारंटाइन में घर में हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप, आपके परिवार और आपके जितने भी नेबरहुड में लोग हैं वो स्वस्थ रहें, है ना। और जल्दी मिलते हैं, है ना। लव यू थैंक यू, भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Take care. बाय 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 बाय।